ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद तुम्हारी सिर्फ एक फार्मिंग दूसरों के 10 कल्टीवेशन के बराबर है। लेकिन तुम्हारा जन्म एक ऐसे शाही परिवार में हुआ है जहां किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं है। हर बार जब तुम खेती करने की कोशिश करते हो, एम्परर पिता तुम्हें डांटते हैं। ग्रेट जो के एक राजकुमार और कल्टीवेशन के एक जीनियस होकर तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें एक किसान बनना है। एम्बिशन की यह कमी सच में मेड सर्वेंट मां से आई है। तुम्हारे शरीर सुप्रीम बोन का उगना पूरी तरह से एक बर्बादी है। इतना कहने के बाद सम्राट ने तुम्हें एक ठंडी नजर से देखा और वहां से मुड़कर चले गए। तुम्हें लगा कि यह बस उनकी रोज की शिकायतें थीं, लेकिन उसी रात किसी बेड चेंबर में घुस बैठ की बिजली की रफ्तार से उन्होंने तुम्हारी सुप्रीम बोन निकाल ली और तुम्हारे सारे कल्टीवेशन को तबाह कर दिया। अगले दिन सम्राट से मिले बिना ही एडिक्ट ने तुम्हें बग्घी यूजो शहर से निकाल दिया। पूरी दुनिया का मानना था कि इस जीनियस राजकुमार की जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन सिर्फ तुम्हें पता था इनविंसिबल जिंदगी की तो अभी बस शुरुआत हुई थी। जैसे ही तुम्हारी बग्घी सिटी लॉर्ड की हवेली के सामने रुकी, तुम्हारे साथ सफर कर यूनक जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा। इससे पहले कि उसका हाथ लोहे के रिंग को छू पाता, आर्मर पहने सिटी लॉर्ड ने रोक लिया। योर हाइनेस महाराज, रेजिडेंस तैयार कर दी गई है। गार्डनिंग के शौक के बारे में बहुत सुना है। मैंने खास तौर पर आपके लिए शहर से 10 मील पश्चिम में एक थैच्ड हट और 2 एकड़ खेती की जमीन तैयार करवाई है। तुम्हारे जवाब का इंतजार किए बिना ही सिटी लॉर्ड मुस्कुराया और अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चला गया। यह देखकर तुम्हारे बगल में खड़ा वह छोटा सा सेवक भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। यह तो हद हो गई। पहले के समय में ऐसा एक घटिया आदमी जीवन भर योर हाइनेस की तरफ देखने के भी लायक नहीं था, और अब उसकी इतनी हिम्मत कि वह इतना घमंड दिखा रहा है। उसे आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है योर हाइनेस। तुमने हल्की सी मुस्कान दी और अपना हाथ हिलाया। श्याओये, ये दुनिया हकीकत में ऐसी ही है। मेरी वजह से तुम भी फंस गए और इंपीरियल कैपिटल से निकालकर मेरे साथ यहां आना पड़ा। यह सुनकर शॉली ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। योर हाइनेस, कृपया ऐसा मत कहिए। ब्लेसिंग है कि मुझे आपके पीछे चलने का मौका मिला। तुमने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि तुम एक्साइटमेंट के साथ उस फूस की झोपड़ी की तरफ चल दिए। जैसे ही तुम वहां पहुंचे, तुम अंदर जाकर एक धूल हो उठाने के लिए बेताब थे। फिर जूली के मना करने के बावजूद तुमने खेत में जाकर मिट्टी ढीली करने की जिद की। जैसे ही फावड़े ने स्ट्राइक किया, एनर्जी की एक लहर तुम्हारे पूरे शरीर में ऊपर की तरफ दौड़ गई। इस दुनिया मार्शल आर्ट्स ग्रेड्स में बांटा गया 9th ग्रेड एंट्री लेवल है। 1st ग्रेड सबसे ताकतवर है। पहले ग्रेड ग्रैंड मास्टर्स आते हैं। ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स कल्टीवेटर्स का कनेट रेल्म होता है। और बहुत ही जल्द तुम एक अपाहिज इंसान से 9th ग्रेड ब्रेक थ्रू कर गए। इसी बीच फिजिक विकसित होकर एक बेहद दुर्लभ प्राइमल केओस डिवाइन बॉडी में बदल गया। किसी का भी ध्यान अपनी तरफ न खींचने के लिए पिछले आधे साल तक तुमने सोने और खेती करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। बॉर्डर पर हो रही जंग में बदलाव के साथ साथ रॉयल कोर्ट फैक्शंस के बीच भयंकर राजनीति और अंदरूनी लड़ाई चल रही थी। सिर्फ तुम ही थे जो इस छोटे से आंगन में रहकर एक बहुत ही दुर्लभ और शांति भरी जिंदगी का मजा ले रहे थे। हालांकि तुम्हारे पास सुख सुविधाओं की थोड़ी कमी थी, लेकिन तुम्हारी स्पेशल एबिलिटी पूरी तरह पीक तक विकसित हो चुकी थी। मिट्टी खोदने पर अलग अलग पेनेसियस और एलिक्सर्स चांस होते थे। हर बोया गया बीज अलग अलग तरह के जादुई आर्टिफैक्ट्स दे सकता था। अब फसल हार्वेस्ट सीजन आ चुका था। जैसे ही तुमने सारी फसलें काटी और उन्हें आंगन में इकट्ठा किया, एक बहुत ही विशाल और राजसी स्पिरिचुअल एनर्जी ने तुम्हारे शरीर में धरती हिला देने वाले बदलाव किए। तुमने एक ही पल में ग्रैंड मास्टर रियल्म ब्रेक थ्रू कर लिया, जहां तक पहुंचने में मार्शल आर्टिस्ट्स को पूरी 1 सदी लग जाती है। तुम्हारे पिछले 6 महीनों में बनाए फाउंडेशन के साथ बैटल में ग्रेट ग्रैंड मास्टर को हराना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। पिछले आधे साल में कल्टीवेशन करने के अलावा
तुमने इस दुनिया को अच्छे से समझने के लिए पुरानी किताबें पढ़ने में अपना समय बिताया। हालांकि इस दुनिया में ग्रेट ज़ू डायनेस्टी तो बस समुद्र में एक बूंद के बराबर है। किसी और चीज की तो बात ही छोड़ दो। ग्रेट ज़ू जैसे और किंगडम्स मौजूद हैं। इसके अलावा ऐसे सेक्ट्स भी हैं जो डायनेस्टी के कंट्रोल से पूरी तरह आजाद हैं। ग्रेट ग्रैंड मास्टर ग्रेट ज़ू के अंदर चाहे जो कुछ भी कर ले, लेकिन इसके बाहर कल्टीवेटर्स के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। इसीलिए अभी के लिए तुम्हारी सबसे समझदारी वाली योजना यही थी कि तुम इस भूली बिसरी जगह पर फार्मिंग करते रहो। इसी बीच सिटी लॉर्ड की हवेली में एक जासूस की खबर ने बैलोंग के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा दिया। मालिक, बहुत बुरी खबर है। डीमन किंगडम का भेजा पीक ग्रैंड मास्टर शहर में घुसपैठ कर चुका है। हमारे आदमियों का अभी अभी उससे सामना हुआ था और उसने पलक झपकते ही हमारे सैकड़ों सैनिकों को काट डाला। यह सुनकर बेलोंग बुरी तरह से घबरा गया। वह तो सेकंड ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट था। अगर वह दुश्मन सिटी लॉर्ड यानी उसका सिर काटने आ गया तो शहर के हजारों सैनिक भी उसे रोक नहीं पाएंगे। ऐसा लग रहा था कि डेमन किंगडम ग्रेट ज़ू के साथ एक नेशनल वॉर शुरू करने पर तुला हुआ है। यह सोचकर बेलोंग ने जरा भी हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपने रीइंफोर्समेंट्स के लिए राजधानी जाने का आदेश दिया। साथ ही उसने शहर के आम लोगों को शहर खाली करने के लिए कहा और सेना को मरने मारने की लड़ाई के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। बेलोंग को डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की कोई चिंता नहीं थी। आखिरकार भले ही ये लाखों सैनिक किसी काम के ना हो, फिर भी अगर दुश्मन उन्हें लगातार मारता रहे और एक दिन में हजारों को भी काटे तो भी उसे सबको मारने में महीनों लग जाएंगे। उसे डर इस बात का था कि योजो में छुप कर रह रहा था और समय समय पर हमले करके तबाही मचा रहा था, जिससे हर कोई लगातार खौफ में जी रहा था। समय के साथ मोराल पूरी तरह टूट जाएगा और योजो सीज के ही हार जाएगा। इसलिए अब उसका काम किसी भी कीमत पर उस आदमी का ठिकाना ढूंढना था। हालांकि कुछ स्टेलमेट के बाद हालात धीरे धीरे और भी बदतर होते चले गए। डेमन किंगडम एक्सपर्ट हर बार बहुत कम समय के लिए सामने आता था। वह सीधे तौर लीथल मूव्स करता था जिससे भारी तबाही मचती थी। अगर उसका हमला चूक भी जाता तो वह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वापस पाने के लिए तुरंत वहां से भाग जाता। उसके मॉर्टल शरीरों के साथ उसका पीछा करना नामुमकिन था। वे बस खड़े होकर उसे बार बार अपनी सेना को कमजोर करते हुए देख सकते थे। कुछ ही दिनों में शहर डिजर्टर सैनिक सामने आने लगे। जब बेलोंग बेचैनी से कांटों पर बैठा हुआ था, तभी एक सैनिक एक्साइटमेंट के साथ उसे एक चिट्ठी लाकर दी। राजधानी से खबर है, मैजेस्टी की सेवा यूनक जियो आ रहे हैं और वो आज रात तक यहाँ पहुंच जाएंगे। यह जानकर एल्डर पहले से हाफ स्टेप ग्रेट ग्रैंड मास्टर थे। उस कमीने डेमन किंगडम के ग्रैंड मास्टर की मौत पक्की थी। उस खबर ने कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा दिया। हमारे आदमियों के 100 ग्रुप्स बनाओ और अभी जाकर उस ग्रैंड मास्टर का ठिकाना ढूंढना शुरू करो। कल रात उसने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च की है, तो पक्का वह अपनी एनर्जी वापस पाने के लिए कहीं छुपा होगा। जैसे ही वो मिले, अकेले उससे भिड़ने की कोशिश मत करना। उसे घेरने और मारने के लिए सेना सिग्नल देना। इसी बीच शहर के दक्षिण में मौजूद एक थैच्ड हट के पास डेमन किंगडम का वह एक्सपर्ट इस वक्त वहीं छुपा हुआ था। लाखों सैनिकों से लड़ना एक ग्रैंड मास्टर के लिए भी बहुत भारी पड़ रहा था। उसकी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। अच्छा हुआ मैं अपने साथ कुछ पिल्स लेकर आया था। मैं कल बेलोंग को मार दूंगा, मिशन पूरा करूंगा। यह सोचकर उसने अपनी आंखें बंद की, ध्यान लगाया और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वापस पाना शुरू कर दिया। लेकिन अगले ही पल उसके कानों में एक आवाज गूंजी, तुम कौन हो? यह सुनकर वह एक्सपर्ट डर के मारे पसीने से भीग गया। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी गलती से मेरिडियंस में बहने लगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था ग्रैंड मास्टर होकर उसे किसी के इतने करीब आने का पता तक नहीं चलेगा। लेकिन हीरो उस फूस की झोपड़ी से बाहर निकलते देखा। तुम्हें फटे पुराने कपड़े पहने और इतनी खस्ताहाल जगह पर रहते हुए देखकर उसने आखिरकार चैन की सांस ली। गार्ड कम। लीबिंग ने तुम्हें मिटाने के लिए कैजुअल तरीके से अपना हाथ हिलाया, लेकिन
उसे यह देखकर बहुत बड़ा झटका लगा कि तुम जैसे एक मामूली किसान ने बिना हिले ही उसके हमले को रोक औरा ने शहर में गश्त लगा रहे सैनिकों का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। यह तो योर हाइनेस महाराज का दक्षिणी आंगन है, जल्दी करो, सिटी लॉर्ड को खबर दो। इसी बीच तुमने धीरे से अपना हाथ उठाया। तुम्हारी उंगलियों में आंगन में पड़ा एक सूखा पत्ता था। अगले ही पल वह पत्ता एक बहुत ही खौफनाक ताकत के साथ आगे शूट हुआ। लिबिंग पहले तो एकदम सन्न रह गया, फिर उसे अपनी छाती से एक बहुत ही भयानक दर्द उठता हुआ महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो उसने पाया डैंटियन असल में एक सूखे पत्ते से आर पार हो चुका था। एक पूरी ग्रैंड मास्टर बस ऐसे ही मारा गया। अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक उसे यह भी नहीं पता चला कि वह कैसे मरा। जल्द ही बेलोंग अपने सैनिकों को लेकर आंगन में आ पहुंचा। जमीन पर पड़ी उस लाश को देखकर उसके पूरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डीमन किंगडम का यह एक्सपर्ट जिसने लाखों की सेना में खौफ पैदा कर दिया था, वह असल में मारा जा चुका है। और हत्या का हथियार कोई और नहीं बल्कि एक मामूली सा सूखा पत्ता है। योजो शहर में इतनी खौफनाक एग्जिस्टेंस कब से रहने लगी? शक्कों से भरा हुआ शेंगलोंग सुराग ढूंढने के लिए आसपास देखने लगा। तभी उसकी नजर तुम पर पड़ी, जो खेतों में काम कर रहे थे। वह धीरे धीरे तुम्हारे पास आया और पूछा, क्या तुमने अभी अभी यहाँ कुछ अजीब होते हुए देखा? तुमने अपना सिर हिलाया और उससे पूछा कि क्या हुआ है। यह देखकर कि तुम्हें कुछ नहीं पता, उसने जवाब देने की कोई जहमत नहीं उठाई। वह कभी एक्सपर्ट को एक बेकार और निकम्मे राजकुमार से नहीं जोड़ सकता था। शांगलोंग के जाने के बाद घर के लिटरली खुद को रोक नहीं पाया। योर हाइनेस, कोई हैरानी की बात नहीं कि जब मैंने कुछ दिन पहले आपको आम लोगों के साथ भागने के लिए कहा था तो आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आखिर आपने इतनी कल्टीवेट कर ली। अगर पिछले आधे साल को याद किया जाए तो तुम या तो खेत के बिजी थे या फिर घर में आराम कर रहे थे। तुम कभी बाहर नहीं गए। फॉर्चुनेट अपॉर्चुनिटी का मिलना तो दूर की बात है। तुम बस मुस्कुराए, फिर अपना हाथ हिलाते हुए पिल जोली के मुंह में उछाल दी। तुरंत ही जोली को अपने शरीर मेरिडियंस खुलती हुई महसूस हुई, जिसने उसे एक आम इंसान से सीधे मार्शल आर्टिस्ट बना दिया। इस ज्योली ने पिछले आधे साल से यहां तुम्हारा साथ दिया था और हर दिन पूरी इज्जत के साथ तुम्हारी सेवा की थी। उसने तुम्हारी गिरी हुई हैसियत के बारे में कभी शिकायत नहीं की, जो उसे कॉन्फिडेंट इंसान बनाता था। इसके तुरंत बाद तुमने कल्टीवेशन मैनुअल निकाली। सनफ्लावर मैनुअल थी जिसे तुमने खेतों से खोदकर निकाला था। इसे यूनक ही कल्टीवेट कर सकता था। चूंकि यह तुम्हारे किसी काम की नहीं थी, इसलिए तुमने इसे जोली को इनाम के तौर पर दे दिया और उसे चेतावनी दी कि वह इस बारे में कभी किसी को कुछ न बताए। इसी बीच योजो शहर के दरवाजों पर शांगलोंग और उसके खास यूनक शव का स्वागत करने के फॉर्मेशन में खड़े थे। जल्द ही एक औरतों जैसी चाल ढाल वाला आदमी बग्घी से नीचे उतरा। शांगलोंग यूनुच्यू का स्वागत करता है। यूनुच्यू ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर ग्रुप सिटी लॉर्ड की हवेली की तरफ चल पड़ा। वहां क्या क्या हुआ था, इसकी सारी जानकारी मिलने के बाद यूनुच्यू पूरी तरह से सदमे में था। एक ग्रैंड मास्टर एक्सपर्ट को सिर्फ एक सूखे पत्ते से मार देना, यह पक्का ग्रेट ग्रैंड मास्टर का ही काम होगा। चूंकि योजो पर मंडरा रहा खतरा खत्म हो चुका है, तो अब मुझे यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि हजारों मील का सफर तय करने के बाद मैजेस्टी के आदेश का पालन करते प्रिंस को भी एक बार देखना होगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, शांगलोंग के दिल की धड़कन रुक सी गई। आधा साल पहले सुप्रीम बोन चुरा ली गई थी, कैपिटल से निकालकर योजो भेज दिया गया था। अब तक लोग आपको पूरी तरह से भूल चुके थे, लेकिन अब राजधानी से आया हुआ यूनुच्यू अचानक से आपका जिक्र कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि सम्राट ने अपना मन बदल लिया हो? अगर यह राजकुमार दोबारा सम्राट की नजरों में चढ़ गया और उसने मुंह जैसे बॉर्डर के सिटी लॉर्ड के लिए मुसीबत खड़ी करने की सोची, तो मैं तो मारा जाऊंगा। वह बस यही दुआ कर सकता था कि यूनुच्यू के इस दौरे का कोई और मकसद हो। रात के अंधेरे में यूनुच्यू
और कुछ नौकर चुपचाप तुम्हारे उस छोटे से आंगन में पहुंच गए। बचपन से ही महल में पले बढ़े होने की वजह से तुमने सम्राट के इस चहेते इंसान को तुरंत पहचान लिया, लेकिन पहले के समय में वह हमेशा तुम्हारे सामने सिर झुकाकर रहता था, पर अब उसकी आंखों में सिर्फ एरोगेंस भरा हुआ था। योर हाइनेस के अंदर तो सच में एक किसान टैलेंट है। ये ताने भरे शब्द सुनकर भी तुम्हें कोई गुस्सा नहीं आया। राजधानी से आए किसी इंसान को देखकर तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया कि तुम उससे राजधानी की अपडेट्स निकाल सको। यूनुक शव की बातों से ऐसा लग रहा है कि हर कोई एक आम इंसान के रूप में मेरी इस जिंदगी से काफी संतुष्ट है। यूनुच जीव ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि लिटिल ली की तरफ देखा। यहां तक कि योर हाइनेस महाराज के पीछे पीछे घूमने वाले इस छोटे से गुलाम ने मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कदम रख लिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि योर हाइनेस अभी भी इतनी फुर्सत और आराम की जिंदगी जी रहे होंगे। स्कॉटिश अबू से उसवाफोर आइंस से हो। मुझे योर हाइनेस को एक सलाह देने की इजाजत दें। एक राजकुमार होकर पथेटिक हालत में अपनी जिंदगी से चिपके रहना, दुनिया वाले इसे किस नजर से देखेंगे? जब आपको इस बॉर्डर पर आने का शाही फरमान मिला था, तो क्या आपको सच में लगा मैजेस्टी चाहते हैं कि आप एक आम इंसान बनकर जिएं? शाही खून वाले किसी इंसान का ऐसे एक आम इंसान बनना शाही परिवार के लिए बहुत बड़ी बदनामी है। योजो शहर से निकाल दिया जाना सम्राट की एक मेहरबानी थी। अगर आपने अपनी जान खुद ले ली होती तो बाहर वाले शाही परिवार के उस न झुकने वाले जज्बे की तारीफ करते, लेकिन इस तरह से जिंदा रहकर आप सिर्फ एक मजाक बनकर रह गए हैं। योजो एक ऐसी जमीन है, वॉर चलते रहते हैं। अगर कल को यह शहर हार जाता है तो एक राजकुमार के रूप में आपकी यह पहचान दूसरों के हाथों में एक हथियार बन जाएगी। फिर भी आधा साल बीत चुका है और योर हाइनेस अभी तक इस छिपे हुए मतलब को नहीं समझ पाए हैं। चूंकि बात ऐसी है तो मेरे पास इसे खुद अपने हाथों से करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। यह सब सुनने के बाद तुमने बहुत ही शांति से चाय का एक घूंट लिया। इतनी सारी फालतू की बातें और सफाइयां देने के बाद ऐसा लगता है कि मुझ पर हमला करना तुम्हारा खुद का फैसला है। यूनुच जियो, यह सम्राट की इच्छा तो बिल्कुल नहीं है ना? जैसे ही तुमने यह बोला, यूनुच जियो की आंखों में मर्डरस इंटेंट चमक उठा। मैंने कई सालों तक सम्राट की सेवा की है और मैं सम्राट के दिमाग को सबसे अच्छी तरह से जानता हूं। सीधे शब्दों में कहूं तो मेरी इच्छा ही सम्राट की इच्छा है। मर जाओ। यूनुच जियो ने अपनी उंगलियों क्लॉ का आकार दिया और सीधे तुम्हारे सिर की तरफ झपटा, लेकिन अगले ही पल उस छोटे से घर में सब कुछ जम गया, जैसे समय ही रुक गया हो। सबकी हैरान और फटी हुई आंखों के सामने तुम धीरे से खड़े हुए। एक ही पल में तुम्हारी उंगलियों गोल्डन लाइट की अनगिनत किरणें फूट पड़ी, जिन्होंने यूनुच जियो के पूरे हाथ को अपनी जगह पर जकड़ लिया। हड्डियों के टूटने की खौफनाक आवाज के साथ उसका हाथ पलक झपकते ही मिस्ट ऑफ ब्लड में बदल गया। यूनुच जियो ने दर्द से एक भयानक चीख मारी और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। तुमने ऊपर से उसकी तरफ नीचे देखा। यूनुच जियो की आंखों में कई तरह के मिले जुले भाव थे, दहशत, खौफ और इस बात पर यकीन न कर पाना कि यह सब कैसे हो गया। तुम्हारे पास इतनी खौफनाक ताकत कैसे आ सकती है? तुम मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी अभी की इस हालत में मैं तुम्हें सिर्फ अपनी उंगली के एक इशारे से मार सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें भीख मांगते हुए देखना चाहता हूं। यूनुच जियो तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा और रहम की भीख मांगने लगा। योर हाइनेस, कृपया इस बूढ़े गुलाम की जान बख्श दीजिए। मैं आपके हर आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूं। एक बार जब योर हाइनेस वापस लौटेंगे तो थ्रोन दिलाने में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। सिर्फ कुछ ही शब्दों में उसने सबसर्विएंट वाला रूप पूरी तरह से दिखा दिया था। तुम उसका मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सके। क्या तुम्हें लगता है कि ग्रेट जो के इस सिंहासन की कोई परवाह है? यूनुच जियो पागलों की तरह जमीन पर अपना सिर पटक पटक कर भीख मांगने लगा। योर हाइनेस, रहम कीजिए। चाहे जो भी हो, यह बूढ़ा गुलाम सम्राट का सबसे कॉन्फिडेंट इंसान है। अगर मैं योर हाइनेस के हाथों मारा गया तो आप सम्राट को क्या जवाब देंगे? हालांकि
इससे पहले कि वह अपनी भीख मांगना खत्म कर पाता, तुमने अपना हाथ जोर से उसके सिर पर दे मारा। तुम कमीने यूनुच, मैंने तुम्हें रहम की भीख मांगने के लिए कहा था, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। फिर अपने हाथ के एक हल्के से इशारे से तुमने उस लाश को चुपचाप हवा में उड़ाकर आंगन से कुछ दूरी पर फेंक दिया। एक दिन बाद इंपीरियल कैपिटल हिल उठी थी। सौ दहाई ग्रेट जो के सम्राट का सबसे तेज और खूंखार शिकारी कुत्ता योजो शहर में बहुत ही दर्दनाक मौत मारा गया था। हर किसी का यही मानना था कि उसे डीमन किंगडम के उस एक्सपर्ट ने ही मारा होगा। कोई भी तुम जैसे एक अपाहिज और बेकार राजकुमार पर कभी शक नहीं कर सकता था। इस तरह दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ने की कगार पर पहुंच गया था। इसी बीच इस पूरे 1 साल के दौरान तुम पर इन सब बातों का कोई भी असर नहीं पड़ा। फार्मिंग की वजह से तुमने डिवाइन एबिलिटीज और खजाने हासिल कर लिए थे, और तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत कनेट लेवल ब्रेक थ्रू कर चुका था। अगर उन इमॉर्टल कल्टीवेशन सेक्ट्स को छोड़ दिया जाए, मॉर्टल दुनिया रेल्म को पूरी इनविंसिबल माना जाता था। अगर तुम एक मजबूत फाउंडेशन बनाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, तो तुम अब तक रेल्म ब्रेक थ्रू कर चुके होते। तुम्हारे दिए गए अनगिनत खजानों और रिसोर्सेज की बदौलत लिटिल ली भी अब पूरी तरह फर्स्ट ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था। सच कहूं तो योजो शहर बहुत पहले से ही तुम्हारे कंट्रोल में था। जोली ने चुपके से सेना के कई जनरलों को अपनी तरफ मिला लिया था। अब शंगलों की आधी सेना पर जोली का सीधा कंट्रोल था। उसे सेना की कोई परवाह नहीं थी। तुम्हें बस पूरे योजो शहर पर अपना कंट्रोल चाहिए था। योर हाइनेस, महाराज, आप बेफिक्र रहिए, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। योर हाइनेस के सिर्फ एक आदेश पर लाखों की सेना पल भर में हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी। जोली ने एक्साइटमेंट के साथ मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मैंने हाल ही में सुना मैजेस्टी 5th प्रिंस को यहां भेजा है। यह सुनकर तुम्हारी आंखों में एक गहरी और डरावनी चमक आ गई। इस 5वें राजकुमार की मां एक बहुत ही ऊंचे शाही परिवार से थी, और उसका नाना ब्लैक एंड व्हाइट पैलेस ग्रैंड एल्डर था। इसलिए बहुत कम लोग ही उससे पंगा लेने की हिम्मत करते थे। सभी राजकुमारों में से सिर्फ तुम ही थे जिसके सुप्रीम बोन थी और जो उसकी बराबरी कर सकता था। इसी वजह से तुम्हें शक था कि तुम्हारी सुप्रीम बोन निकालने के पीछे उसी का हाथ था। इसी बीच शाही महल हेवनली हॉल के अंदर एक बहुत ही रौबदार मिडिल एज्ड का ड्रैगन थ्रोन पर एकदम सीधा बैठा हुआ था। चुंगेर, योजो शहर वॉर से घिरा हुआ है। डीमन किंगडम की सेना हमारे बॉर्डर्स पर दबाव बना रही है। अगर तुम्हारे पास कोई फूल प्रूफ योजना नहीं है, तो बस पीछे हटकर वापस लौट आना। जब तक ब्लैक टाइगर पास सुरक्षित है, वो लोग ग्रेट जू की जमीन के 1 इंच हिस्से पर भी कदम नहीं रख पाएंगे। यह सुनकर उसके बगल में खड़े उस युवा राजकुमार ने सम्मान से अपने हाथ जोड़े। रॉयल फादर, आप बेफिक्र रहें। आपका बेटा बहुत ही सावधानी से कदम उठाएगा। लेकिन अगर सच में कोई बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया, 7th ब्रदर का क्या होगा? यह सुनने के बाद ग्रेट जो के सम्राट की आंखों में एक बहुत ही ठंडी चमक आ गई। ग्रेट जो के शाही परिवार कैप्टिव्स नहीं होते। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है? आपका बेटा समझ गया। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, योजो शहर उनके हाथों में नहीं जाएगा। फिर उसने बड़े ही गर्व के साथ कहा, मेरे नाना ने पहले ही संदेश भेज दिया है। जैसे ही युद्ध भड़केगा, ब्लैक एंड व्हाइट एक्सपर्ट्स हमारी मदद के लिए तुरंत आ जाएंगे। 5वें राजकुमार की इन बातों ने ग्रेट जू के सम्राट का मूड बहुत अच्छा कर दिया। ब्लैक एंड व्हाइट पैलेस के बीच में आने के बाद योजो शहर को जीतना नामुमकिन हो जाएगा। इस युद्ध के बाद जब तुम वापस लौटोगे, किंग का ताज पहनाने का समय आ जाएगा। यह सुनकर 5वें राजकुमार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि जैसे ही वह उस हॉल से बाहर निकला, उस घमंडी सम्राट की आंखों में जो तारीफ थी वह बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी, और उसकी जगह एक बहुत ही भयानक और खौफनाक चमक ने ले ली थी। 5वें राजकुमार की पीठ को घूरते हुए वह सम्राट एक बहुत ही डरावनी और शैतानी हंसी हंसने लगा। आधा महीना बीत जाने के बाद
जूली तुम्हारे सामने पूरे सम्मान के साथ खड़ा था। योर हाइनेस, पांचवां राजकुमार आ चुका है। वह अपने साथ एक ब्लैक आर्मर सैनिकों को लाया है। उनका रुतबा सच में बहुत खौफनाक है। ब्लैक आर्मर आर्मी ग्रेट जो की सेना की एलीट है। उनकी लड़ने की ताकत योजो शहर के 5 लाख सैनिकों के बराबर है। तुम यह सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वह सच फेवरेट है। कोई और खबर? ज्यूली ने आगे बताया, अभी योजो शहर के बाहर डेमन किंगडम की सेना की गिनती 5 लाख से भी ज्यादा है। इसके अलावा उनके ग्रैंड मास्टर्स हैं और यहां तक कि ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स भी हैं। इतनी खौफनाक ताकत का 8 किंगडम्स में शायद ही कोई कर सकता है। योजो जैसे छोटे से शहर को बचा पाना बिल्कुल नामुमकिन है। 5वें राजकुमार के यहाँ होने के बावजूद शहर को बचाया नहीं जा सकता। हालांकि अपने आम बर्ताव से बिल्कुल अलग हटकर तुमने कहा इसे बचाना ही होगा। अगर यह नहीं भी बच सकता तब भी हमें इसे हर हाल में बचाना होगा, क्योंकि आखिरकार तुम्हारी फसलों को दोबारा काटने का समय आ रहा था। तुम भला इस शहर को कैसे हारने दे सकते थे? ज्योली ने एक कड़वी मुस्कान दी। योर हाइनेस, यह फैसला करना हमारे हाथ में नहीं है। उसकी नजरों में तुम्हारी ताकत ज्यादा से ज्यादा एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर के बराबर ही थी। तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, डेमन किंगडम के उन 2 खौफनाक और ताकतवर एक्सपर्ट्स के सामने तुम्हारी ताकत किसी काम की नहीं थी। तुमने अपना हाथ हिलाया और कहा, बस अब और कुछ मत कहो। हालात के पीछे फैक्शंस के बारे में सोचते हुए तुम्हें समझ आ गया था कि योजो शहर अब उन 8 साम्राज्यों का फोकल पॉइंट बन चुका था। एक बार जब दोनों सेनाएं आपस में टकराएंगी तो पक्का यह एक धरती हिला देने वाला युद्ध होगा। अगर डेमन किंगडम और ग्रेट जू राजवंश के बीच सच में युद्ध छिड़ गया तो सेक्ट्स भी इस लड़ाई में खिंचे चले आएंगे। इसी बीच 5वें राजकुमार के खुद योजो आने से मोराल आसमान छू रहा था। यह तुम्हारे 7th प्रिंस से बिल्कुल अलग था, जो पिछले 4 सालों से योजो में ही रह रहा था और किसी को कोई परवाह नहीं। सिटी लॉर्ड की हवेली में 5वां राजकुमार सबसे खास सीट पर बैठा हुआ था। बगल की सीट पर बैठे जनरल लॉन्ग ने सबसे पहले चापलूसी करना शुरू किया। मैंने आखिरी बार योर हाइनेस को कुछ साल पहले देखा था। उस वक्त भी योर हाइनेस के पास एक बहुत ही शानदार ऑरा था। अब इतने सालों बाद आपने किंग का रुतबा हासिल कर लिया है। आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं जनरल। इस बार मैं इंपीरियल फादर के योजो शहर की रक्षा करने आया हूँ। डीमन सेना को रोकने में आपका पूरा सहयोग चाहता हूँ जनरल। जब सही समय आएगा तो मैं पिता के सामने आपकी बहादुरी और कामयाबी की सच्ची रिपोर्ट पेश करूंगा। उसकी इन बातों ने जनरल लॉन्ग को बहुत खुश कर दिया। वैसे 7th ब्रदर पिछले कुछ सालों से कैसा है? 7th प्रिंस बिल्कुल एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीते हैं। वो मुश्किल से ही कभी अपने घर से बाहर निकलते हैं। यह सुनकर 5th प्रिंस ने जोर से मेज पर मुक्का मारा और गुस्से में चिल्लाया, पिताजी ने उसे यहाँ किस लिए भेजा था? क्या वह पूरी तरह से भूल चुका है? कल मैं खुद जाकर उससे पूछूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कल्टीवेशन छिन जाने के स्पिरिट भी अपाहिज हो गई हो? अगर बात यही है तो वह जाकर मर क्यों नहीं जाता? जनरल लॉन्ग का मुंह थोड़ा सा सिकुड़ा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राजकुमारों के बीच सक्सेशन की लड़ाई के बारे में बात करना डायनेस्टी में प्रजा या मंत्रियों के लिए एक टैबू माना जाता है। दूसरी तरफ 5वें राजकुमार के आने की खबर डीमन किंगडम पर दबाव कई गुना बढ़ गया था। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि इस राजकुमार का ननिहाल ब्लैक एंड व्हाइट पैलेस है। उसका वह खौफनाक और ग्रैंड एल्डर अपनों की हिफाजत करने के मामले में किसी की नहीं सुनता था। दोनों तरफ की सेनाएं कुछ समय के स्टैंड ऑफ में फंसी हुई थीं और कोई भी अगला कदम नहीं उठा रहा था। तुम अपने काम से काम रख रहे थे और अपने आंगन में बैठकर धूप सेंक रहे थे। यह बहुत ही सुकून देने वाला पल था। तभी अचानक बहुत ही जोर से लात मारकर दरवाजा खोला गया। तुरंत बाद सैनिकों रोज आंगन के अंदर घुस आईं। बाहर से एक लंबा और सीधा आदमी धीरे धीरे अंदर की तरफ चला आया। यह इंसान 5वां राजकुमार सूचंग था। उस पर नजर पड़ते ही तुम्हें थोड़ा सा झटका लगा। तुम्हें पहले लगता था
कि सुप्रीम बोन को निकालकर सुचेंग के शरीर में डाल दिया गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसके पास सुप्रीम बोन का जरा ऑरा मौजूद नहीं था। इसके बाद तुम्हारी उसके बारे में जानने इंटरेस्ट पूरी तरह से खत्म हो ट्रैश। सच में तुम्हारे ध्यान देने के भी लायक नहीं था। तुम्हें रॉकिंग चेयर पर लेटे हुए देखकर और उठने का कोई इरादा न करते देखकर सुचेंग तुरंत आग बबूला हो गया। सेवेंथ ब्रदर, क्या तुम्हें इज्जत और रुतबे की कोई समझ नहीं है? तुम मुझसे किस तरह की इज्जत की उम्मीद कर रहे हो? हम एक ही माँ से पैदा भी नहीं हुए हैं, तो फिर प्यारे भाई होने का नाटक क्यों करना? यह सुनकर सुचेंग के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया। एक राजकुमार होकर तुम सिर्फ खाना पीना और मजे करना जानते हो। कॉन्शियंस को जरा भी शर्म नहीं आती? तुमने एक मजाकिया नजर से उसे देखा, यह इंतजार करते हुए कि वह आगे क्या कहेगा। इसने सुचेंग को गुस्से के मारे अपने पैर पटकने पर मजबूर कर दिया। पिताजी पहले ही अपना आदेश दे चुके हैं। जब वह दिन सच में आएगा तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी आस्तीन झटकाई और मुड़कर वहां से चला गया। उसकी इस बात ने तुम्हें हंसने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। ड्रैगन सिंहासन पर बैठा वह बूढ़ा कमीना आज भी उतना ही बेरहम और पत्थर दिल है, लेकिन यह मेरे लिए अच्छा ही था। कम से कम अब मुझे अपने भविष्य के फैसलों को लेकर कोई साइकोलॉजिकल बर्डन नहीं होगा। जल्द ही वह बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो गया। 3 महीने तक अपनी ताकत बढ़ाने के बाद लड़ी गई सबसे पहली जंग ही धरती हिला देने ग्रैंड मास्टर्स, ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स एक एक करके युद्ध के मैदान में उतर पड़े थे। सिर्फ एक ही दिन में योजो शहर के बाहर की जमीन खून से लाल हो गई थी। लाशों के पहाड़ों ने उस नजारे को बेहद डेसोलेट बना दिया। गोल्डन आर्मर पहने हुए सुचेंग ने अपनी आंख के कोने से खून पोंछा। वह बहुत ही खूंखार लग रहा था। योर हाइनेस, दुश्मन अपनी पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं। हम अपनी अभी की ताकत से उन्हें रोक नहीं सकते। कॉम्बैट पावर की कमी ने योजो शहर को खतरे के मुहाने पर ला खड़ा किया है। चाहे जो भी हो, लाइन को होल्ड करना ही होगा। मैं अभी अपने पिता और नाना को खत लिखूंगा कि वो हमारी मदद के लिए और एक्सपर्ट्स भेजें। योजो शहर इतने कम समय में बिल्कुल भी हारना नहीं चाहिए। उसे अभी भी उम्मीद थी कि वह बैटल ऑफ योजो जीतकर राजा का खिताब हासिल कर लेगा। अगर वह कुछ दिन भी शहर को नहीं बचा पाया, इंपीरियल कोर्ट में उसकी इज्जत पूरी तरह से खाक में मिल जाएगी। 2 दिनों से अपना कवच न उतारने वाला सुचेंग अपने हाथों में एक खत पकड़े हुए था और उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। सम्राट का संदेश बहुत ही सीधा था। एक्सपर्ट्स को तुरंत भेजा जाएगा, लेकिन उन्हें इकट्ठा करने में समय लगेगा। इस दौरान उसे हर हाल में यह पक्का करना होगा कि योजो शहर पूरी तरह सुरक्षित रहे। सुचेंग चाहे कितना भी बेवकूफ क्यों ना हो, वह इस फैसले के पीछे पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग को साफ देख सकता था। गुस्से में आकर उसने अपना हाथ जोर से दे मारा और अपनी कुर्सी को चकनाचूर कर दिया। उसके नाना ने भी उसे एक संदेश भेजा था। क्योंकि पर्दे के पीछे फैक्शंस शामिल हो चुके थे, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट पैलेस किसी को भी मदद के लिए नहीं भेज सकता था। इस पल सुचेंग को सिर्फ और सिर्फ डिस्पेयर महसूस हो रही थी। इस युद्ध को जीतने की अब कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। हालांकि यहां से भागने से पहले एक काम था जो उसे करना ही था। उसकी आंखों में एक खौफनाक और ठंडी चमक आ गई। दूसरी तरफ तुम यहां चल रहे इस युद्ध पर लगातार नजर रखे हुए थे। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि यह सिर्फ कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। जैसे ही तुम कोई कदम उठाने वाले थे, तुम्हें अचानक एहसास हुआ कि तुम्हारी पिछली क्रॉप्स कटाई के लिए पूरी तरह तैयार है। मुझे शायद पहले इनकी कटाई कर लेनी चाहिए। सेंटियन कोनेट रेल्म के मार्शल किंग रेल्म आता है। 8 किंगडम्स के इलाकों में लेजेंडरी भगवान की तरह माने जाते हैं। अगर कोई भी इस रेल्म में कदम रख ले तो सभी जीवित प्राणियों को उसके सामने झुककर सिर झुकाना पड़ेगा। तुमने हेजिटेशन नहीं दिखाई। तुम्हारी उंगली के सिर्फ एक इशारे से आसमान अरेच छा गया। लेकिन तुमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ब्रेक थ्रू की कोई हद ही नहीं थी। तुमने सीधे अमार्शल किंग रेल्म को पार कर लिया, मार्शल वेनरेबल रेल्म में प्रवेश कर गए। इसके अलावा
तुम मार्शल सेंट रेल्म तक ब्रेक थ्रू करने से सिर्फ एक कदम दूर थे। अपने शरीर में दौड़ती हुई इस खौफनाक और भयानक ताकत को महसूस करके तुम इतने हैरान थे कि तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन ठीक उसी वक्त आंगन का दरवाजा ब्रूट फोर्स से चकनाचूर कर दिया गया। 1 सेकंड बाद 1 दर्जन से ज्यादा लोग अंदर घुस आए। उनका लीडर कोई और नहीं बल्कि 5वां सुचेंग था। उसके बगल में हैरानी की बात यह थी, ग्रैंड मास्टर्स फर्स्ट रैंक एक्सपर्ट्स खड़े थे। योजो शहर को अब नहीं बचाया जा सकता। यहां से भागने से पहले मुझे तुम्हें मारना ही होगा। ग्रेट जो का शाही परिवार किसी को भी प्रिजनर बनने की इजाजत नहीं देता। सुचेंग ने अपने चेहरे पर दुख का झूठा नाटक करते लिटिल ली जल्दी से तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। योर हाइनेस, भाग जाइए, इन्हें मुझ पर छोड़ दीजिए। वाह, लॉयल नौकर है। तुम दोनों का यह प्यार देखकर मेरी आंखों में तो आंसू ही आ गए। सुचेंग ने अपना हाथ हिलाया और उन ग्रैंड मास्टर्स ने एक साथ मिलकर हमला कर दिया। इतनी बड़ी और ताकतवर फौज लाकर सुचेंग को लग रहा था कि वह तुम्हें बहुत ज्यादा इज्जत बख्श रहा है। तुम सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए मुझे मारना चाहते हो। इन एक्सपर्ट्स को यहां लाना सिर्फ अपनी ताकत का दिखावा है। लेकिन तुम्हें यह नहीं पता, क्लाउन तो तुम ही हो। तुमने धीरे से अपनी एक उंगली उठाई और खाली हवा में बस एक इशारा किया। एक ही पल में पिनिकल पर खड़े वो कई ग्रैंड मास्टर्स बस मिस्ट ऑफ ब्लड में धमाके के साथ फट गए। वो हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। ग्रैंड मास्टर्स को सिर्फ एक उंगली से मिटा देना, ये आखिर चल क्या रहा है? इस पल सुचेंग डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। उसकी अक्ल ठिकाने आ चुकी थी। तुम अपाहिज नहीं हुए थे, तुम असल में एक ग्रैंड मास्टर हो। नहीं नहीं, किसी ग्रैंड मास्टर के पास इतने खौफनाक तरीके नहीं इनेट रेल्म में हो। सुचेंग हकलाते हुए बोला। एक पल के लिए उसके पास शब्द ही नहीं बचे थे। लेकिन तुमने अपना सिर हिलाया। असल में मैं इनेट रेल्म में नहीं हूं, मैं मार्शल सॉवरेन हूं। इस पल वहां मौजूद हर किसी के दिमाग में एक बिजली सी कड़की। उन्होंने मजेस्टिक टाइटल के बारे में सिर्फ पुरानी किताबों में ही सुना था, और अब तुम सच में खुद को एक मार्शल सॉवरेन बता रहे थे। ठीक है, अब तुम्हें विदा करने का समय आ गया है। जैसे ही तुमने अपना हाथ उठाया, आसमान गोल्डन लाइट धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। जिस पल उस सुनहरी रोशनी ने उन्हें छुआ, खून की एक बूंद तक नहीं बही। वो उस रोशनी से पूरी तरह से मिटा दिए गए। सब कुछ हवा में उड़ नथिंगनेस में गायब हो गया। जियोली एकदम हक्का बक्का रह गया था। तुम्हारे इन चमत्कारी तरीकों को देखकर उसके अंदर इसकी कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं बची थी। सिर्फ अपना हाथ पलटाकर पूरी भीड़ को कुचल देना और मार डालना, यह है हिज हाइनेस की असली ताकत। इसी बीच शहर के बाहर एक बहुत ही विशाल युद्ध छिड़ चुका। डीमन किंगडम के लाखों सैनिक पागलों की तरह हमला कर रहे थे। तुमने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। तुम्हारी आंखों में एक गहरी सोच थी। अगर तुमने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया तो योजो शहर पूरी तरह से हार जाएगा। अगर योजो की फसलें कटने से पहले का समय होता तो तुम बहुत पहले ही इस लड़ाई में कूद पड़े होते। लेकिन अब शहर बचे या हारे, इससे तुम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। जब तुम यह सब सोच रहे थे, उसी वक्त शहर की दीवार पर खड़े शंग लोंग की आंखों डिस्पेयर दिखाई दी। इंपीरियल कैपिटल की तरफ देखा और अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। योर मैजेस्टी, महाराज, क्या हम ग्रेट जो की प्रजा नहीं है? जनरल, चलिए यहां से भाग चलते हैं। शांग लोंग के बगल में वाइस जनरल्स ने घबराते हुए कहा। यह सुनकर शांग लोंग की आंखों में गुस्से की एक आग चमक उठी। वह कांपते हुए जमीन से खड़ा हुआ। योद्धा युद्ध के मैदान में अपनी मौत का सम्मान करने के लिए लड़ते हैं। हमारे पीछे हमारे शहर के अनगिनत लोग, हमारे माता पिता और हमारे परिवार हैं। आज हम न तो हिज मैजेस्टी सम्राट के लिए लड़ रहे हैं और न ग्रेट जो के लिए। हम अपने सम्मान के लिए और अपने शहर के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। योजो के बेटों, उन सबको मार डालो। जिंदगी और मौत के इस मुहाने पर खड़े होकर उसका दिमाग पूरी तरह से साफ हो गया था, जिसकी वजह से बॉटल नेक को तोड़ने में कामयाब हो गया, जहां वह पिछले 10 सालों से फंसा हुआ था। हैरानी की बात थी
कि उसने मास्टर रेल में छलांग लगा दी थी। ब्रेक थ्रू के बाद भी वह युद्ध का पासा नहीं पलट सका। भीड़ के बीच शांग लोंग के शरीर को 100 मीटर दूर फेंक दिया गया था। अब उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। एक मास्टर तो क्या, अब फर्स्ट ग्रेड वॉरियर भी शायद उसे मार सकता था। शांग लोंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मौत के आने का इंतजार करने लगा। हालांकि ठीक उसी पल अचानक एक आवाज गूंजी, तुम लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो। इस एक आवाज ने वहां मौजूद हर किसी के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। दोनों तरफ की लगभग 10 लाख की सेना इस एक आदेश पर पल भर में लड़ना बंद कर चुकी थी। किसी की भी जरा सा हिलने तक की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि एक बहुत ही भारी और न प्रेशर उन्हें इतना जोर से नीचे दबा रहा था कि वो लगभग जमीन पर गिरने वाले थे।